ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी हर एक एग्जाम में देखना सीएमआर का ओल्ड मतलब क्वेश्चन डिफिनेशन से आ ही रहा है। तो सीएमआर कब आया हुआ है? नया वाला सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन 27 नवंबर 2017 को आया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो सीएमआर 2017 आया हुआ है कब आया हुआ है। चार ऑप्शन रहेगा डेट का। तो 27 नवंबर 2017 को ये सीएमआर आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन बनता है क्या? सेकंड क्वेश्चन बनता है कि माइंस एक्ट के किस सेक्शन में, जो माइंस एक्ट 1952 है उसके किस सेक्शन में दिया हुआ है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन। तो ये सेक्शन 57 में दिया हुआ है। यह क्वेश्चन क्या आता है कि 57 सेक्शन में क्या दिया हुआ है, या सेक्शन 57 में क्या दिया हुआ है। तो सेक्शन 57 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशंस। देखो लास्ट जो वैकेंसी आई हुई थी ना, तो उसमें झारखंड माइनिंग इंस्पेक्टर का सीट था। लेकिन अभी जो फ्रेश वैकेंसी आया हुआ है तो उसमें माइनिंग इंस्पेक्टर गायब कर दिया है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि माइनिंग इंस्पेक्टर दोबारा से भी आएगा। ठीक है, और बाकी जो पोर्शन कवर करवाया जा रहा है ना, वो मान लो अगर छत्तीसगढ़ का आने वाला है वैकेंसी, या कहीं और वैकेंसी आएगा, तो उस केस में वो सिलेबस रहेगा जियोलॉजी वाला। ठीक है, यूपी वाले में भी जियोलॉजी का सिलेबस था, लेकिन यूपी में ज़्यादा जियोलॉजी पूछा नहीं था, इसलिए लड़के लोग सेफली निकल गए। जियोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत लड़के लोग जियोलॉजी की भी तैयारी किए हुए थे, लेकिन जियोलॉजी से वैसा कुछ क्वेश्चन खास पूछा नहीं था। लेकिन झारखंड वाले में जियोलॉजी मस्ट है, और जियोलॉजी का लेवल भी बहुत हाई फाई लेवल दिया हुआ है। तो सनाउल्ला सर को वो सारा अच्छे से, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, क्योंकि हम लोग के पास 2016 का झारखंड माइन इंस्पेक्टर का पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जियोलॉजी वाले पोर्शन को और बाकी कुछ पोर्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे हो गया सेक्शन 57 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन। 58 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेक्शन 58 में? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। जब भी माइंस एक्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे भी हम बताएंगे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये किसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके सीएमआर को पब्लिश किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और डीजीएमएस भी किसके अंदर आता है? डीजीएमएस भी जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन, पहला स्लाइड से तीन क्वेश्चन बना है। सीएमआर कब आया है? सीएमआर का प्रावधान कहाँ पे दिया हुआ है, किस सेक्शन में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रेगुलेशन बनाने का? 57 में दिया हुआ है, सेक्शन 57 में। और नेक्स्ट क्या, जो सीएमआर जो लाया गया है, गजट में प्रकाशित किया गया है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो बोलो, उसके द्वारा जारी किया गया। अब आता है कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर भी सभी का नाम सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग प्रीलिमिनरी पढ़ने वाले हैं। होता है ना प्रारंभिक। एग्जाम दो प्रकार का होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। तो वही प्रीलिमिनरी में क्या दिया हुआ है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड। ये जो सीएमआर हुआ है ये कब आया गया है, कब लाया गया है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और सेकेंड में क्या दिया हुआ है डिफिनेशन के बारे में डिफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि सीएमआर कहाँ फैला हुआ है। तो सीएमआर सेल अप्लाई टू एवरी कोल माइन। मेटल माइन के लिए क्या है? एमएमआर है। मेटल माइंस के लिए एमएमआर है, तो जितने भी कोल माइंस है, कोल माइंस के लिए क्या है? सीएमआर है। तो सीएमआर सिर्फ कोल माइंस में अप्लाई होगा। और कोल माइंस में कहाँ पे? इंडिया में किसी राज्य को छोड़ा गया है क्या? नहीं। दे सेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया में, या जम्मू कश्मीर हो जाए, लद्दाख हो जाए, या असम हो जाए, कन्याकुमारी हो जाए, कहीं भी रहे, पूरे इंडिया के माइंस में अगर कहीं कोल माइंस है तो वहाँ पे सीएमआर 2017 अप्लाई होगा। अब आता है डिफिनेशन में कि डिफिनेशन क्या होता है। तब से हम लोग माइनिंग वाले हैं, तो कोयला क्या होता है, कोल क्या होता है, इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए। अभी तक ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है,
लेकिन फिर भी सभी को पता होना चाहिए। तो कोयला क्या होता है? कोयला का हम लोग जानते हैं 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। तो कोयला क्या हो गया? कोल क्या? कोल इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है कोयला के अंदर? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और किसी भी दूसरे अदर फॉर्म का कार्बोनेशियस मैटर, मतलब जिसमें कार्बोनेशियस मैटर मतलब क्या? जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, कुछ भी वैसा मटेरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और जिसको मार्केट, जिसका बेचा जा रहा है या मार्केटिंग किया जा रहा है एज ए कोल, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और उसको मार्केटिंग किया जा रहा है कि ये कोयला है, कोयला है, तो वो कोयला के डिफिनेशन के अंदर आता है। तो जब भी तुम्हारा कोयला का अगर डिफिनेशन आता है तो तुमको इसी के अकॉर्डिंग टिक करना है, सीएमआर के अकॉर्डिंग टिक करना है। बाकी तुमको गूगल में बहुत सारा डिफिनेशन मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कोयला का डिफिनेशन टिक नहीं करना। कोयला क्या हो गया? कोल इंक्लूड्स, चारों उसका टाइप हो गया, और किसी भी प्रकार का जिसमें कार्बोनेशियस मैटर प्रेजेंट है और उसको अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, सोल्ड बेच रहे हैं या उसका मार्केटिंग कर रहे हैं एज ए कोल, तो वो भी कोयला के डिफिनेशन के अंदर आ गया। दूसरा हो गया मटेरियल। अब देखो डिफिनेशन, अभी डब्ल्यूसीएल में क्या करता है, अगर यही क्वेश्चन देने का रहता तो क्या करता जानते हो? देता है कि एज पर द रेगुलेशन नंबर 2, सब रेगुलेशन जिसमें कोयला का डिफिनेशन दिया हुआ है कि कोल इंक्लूड्स एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, और ये अदर फॉर्म ऑफ डेस डाल देता है, अदर फॉर्म ऑफ डेस, सोल्ड और मार्केटेड एज कोल। तो डेस के फॉर्म में वहां डेस में दिया रहता है कार्बोनेशियस मैटर, नॉन कार्बोनेशियस मैटर, स्टोन, और कुछ दे दिया रहता है ऑप्शन। तो तुमको क्या ऑप्शन टिक करना पड़ता है? कार्बोनेशियस मैटर, क्योंकि डब्ल्यूसीएल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है, तुमको लाइन क्या क्या लिखा हुआ है वो सारा चीज पता होना चाहिए, और हम भी बताते हुए तुम लोग के चलेंगे। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल के अंदर क्या आ गया? इसके अंदर कोयला आ गया, स्टोन आ गया, डेब्रिस आ गया, और एनी अदर मटेरियल आ गया। कोयला किसके अंदर आ गया? मटेरियल का अगर डिफिनेशन में कोयला भी आ जाता है, ठीक है। तो मटेरियल इंक्लूड्स कोल, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर डब्ल्यूसीएल में आने का रहता है क्वेश्चन यहाँ से, तो क्या आता है क्वेश्चन कि मटेरियल इंक्लूड्स कोल, डेस, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल। तो डेस के रूप में तुमको क्या भरना पड़ता है? वहां पर दे देता स्टोन, ब्रिक, ईटा दे देता, सीमेंट दे देता, लाइम देता, ऐसा 4 ऑप्शन देता। तुमको क्या टिक करना रहता? स्टोन टिक करना रहता। कुछ भी एक खाली स्थान दे देता तुमको, एक वो चीज जो नहीं दिया हुआ है वो तुमको भरना रहता। तो ये मटेरियल का डिफिनेशन के अंदर आ गया कि मटेरियल इंक्लूड्स कोल, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल। ये मेरा मॉक टेस्ट जब दोगे ना स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ पे तुमको ये फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया टब क्या होता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि टब मतलब हम लोग क्या समझते हैं? माइन टब, कि अंडरग्राउंड माइंस में जो होले वाला जो टब यूज होता है उसी को हम लोग समझते हैं। लेकिन टब के अंदर क्या क्या डेफिनेशन में आता है वो देखो। टब इंक्लूड्स ए वैगन, रेलवे का वैगन हो गया, वो भी, उसको भी सीएमआर में टब बोला गया है, टब के डिफिनेशन के अंदर ले आ गया है। वैगन हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, और कोई अदर व्हीकल जो रेल में मूव करता है, जो पटरी में मूव करता है फॉर कन्वेइंग मटेरियल, ये टब के डिफिनेशन के अंदर आता है। तो बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है, क्योंकि लड़का लोग वहां पे गलत टिक कर लेगा, जो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा डिटेल में, जितना डिटेल में हम बता रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा माइंड में सेट हो जाए वो वर्ड। टब के अंदर क्या क्या आएगा? टब के अंदर सिर्फ माइंड में चलने वाला होलेज वाला टब ही नहीं आएगा, उसके अंदर वैगन आएगा, कार आएगा, ट्रक आएगा, और कोई अदर व्हीकल जो रेल में मूव करता है, जो पटरी में मूव करता है, वो मटेरियल को कैरी करता है। कौन सा मटेरियल? मटेरियल में क्या आ सकता है? कोयला आ सकता है, स्टोन आ सकता है, डेब्रिस आ सकता है, और अदर मटेरियल आ सकता है, ठीक है। डेब्रिस मतलब क्या? कूड़ा कचरा, बेकार वाला, ओबी वगैरह जो निकलता है वही डेब्रिस हो गया एक तरीके से, ठीक है। हम लोग के लिए डेब्रिस हो गया, ओवरबर्डन जो हो गया। तो ये टब के डिफिनेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो सभी लोग टब वाला डिफिनेशन थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वीवीआई ये सब है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब जो भी क्वेश्चन वीवीआई है, फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में दे सकता है, और लड़का लोग गलत करेगा, क्योंकि टब का डिफिनेशन पता नहीं रहेगा, कोई इतना सीरियसली लेके पढ़ेगा नहीं। अब आता है कि हाँ, अब ये देखो, ये क्वेश्चन एबंडेंट वर्किंग का अभी डब्ल्यूसीएल में आ गया, सीसीएल में आया,
तो एबंडेंट वर्किंग क्या होता है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है, और डिसयूज्ड वर्किंग क्या होता है। अभी एससीएल को ये एग्जाम होने वाला है। एससीएल में चलो सिलेबस में डिफिनेशन दिया हुआ है, बीसीसीएल का एग्जाम होने वाला है, फिर से तुमको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई आया हुआ भी है, हम देखो लास्ट में लेक्चर जब बताए हुए देखना रिकॉर्डेड वीडियो में, तो वहाँ पे भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीएमआर में क्या दिया हुआ है, अबंडेंट वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज वर्किंग, सब अलग अलग जगह दिया हुआ है। लेकिन हम तीनों को साथ में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, साथ में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को डिफिनेशन तीनों में क्या अंतर है ये समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो वो चीज फिर हमेशा याद ही रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो एबंडेंट वर्किंग मतलब क्या, कि वैसा वर्किंग जिसको एबंडन कर दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जैसे होता है ना, कल ही मान लो आरसीबी और इसके बीच जो मैच हो रहा था, किसके बीच, गुजरात टाइटंस के बीच में, बहुत जोरदार बारिश हुआ, लेकिन बारिश के कारण मैच लेट हुआ, लेकिन स्टार्ट हो गया। अगर मैच नहीं होता तो क्या बोलता है, मैच इज एबंडेंट, एबंडेंट वर्ड वहां पे यूज करता है ना। तो एबंडेंट मतलब क्या, मैच को रद्द घोषित कर दिया गया है, अब मैच दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो उसी तरीके से एबंडेंट वर्किंग क्या है, कि वैसा वर्किंग जो एबंडेंट जिसको कर दिया गया है विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। जिस तरीके से बारिश होने के कारण मैच रद्द हो गया, एबंडेंट हो गया, दोबारा मैच स्टार्ट नहीं होगा, तो उसी तरीके से एबंडेंट वर्किंग क्या है, कि एक बार वो बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, दोबारा वहां पे फ्यूचर में भी काम करने का कोई इरादा नहीं है। तुमको यही वर्ड ध्यान रखना है कि नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, ठीक है। जो एबंडन कर दिया गया है, जहाँ पे हम लोग का किसी भी प्रकार से अब फ्यूचर में काम करने का कोई इरादा नहीं है। एकदम अच्छे से लिख देना कि भविष्य में काम करने का कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। नाम से ही क्या पता चल रहा है, डिसकंटिन्यूड मतलब डिसकंटिन्यू है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग से क्या पता चल रहा है, कि वो डिसकंटिन्यू है किसी भी रीजन से, लेकिन हम लोग उसको दोबारा कभी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन्स ऐसा वर्किंग जो किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और वो इनएक्सेसिबल है, या उसको इनएक्सेसिबल रखा गया है, कि मतलब कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंचे नहीं, कोई भी व्यक्ति वहां पे पहुंचे नहीं। मान लो कोई भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, माइंस में, कि ऐसा वर्किंग जो किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और वहां इनएक्सेसिबल रखा गया है, वर्कर लोग वहां पे या कोई भी लोग वहां पे पहुंचे नहीं, फेंसिंग करके रख दिया चारों ओर से, ठीक है, घेर कर रख दिया है कि उस जगह पे कोई नहीं पहुंचे। लेकिन क्या है, बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन, लेकिन दोबारा वहां पे हम लोग हो सकता है वहां पे काम करें, लेकिन वहां पे चांसेस है कि दोबारा वहां पे काम स्टार्ट हो। तो इसमें तुम लोग क्या ध्यान रखना है, कि डिसकंटिन्यू है किसी भी रीजन से, और क्या है, इनएक्सेसिबल है, मतलब वहां किसी को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, इनएक्सेसिबल, ये वर्ड तुम लोग को ध्यान रखना है। इनएक्सेसिबल वर्ड ध्यान रखना है, और है कि दोबारा वहां पे काम करने कर सकते हैं, और लाइकली टू बी वर्कड अगेन, ये तुमको मेन पॉइंट ध्यान रखना है डिसकंटिन्यूड वर्किंग का। अब एक आता है डिसयूज्ड वर्किंग। तो डिसयूज्ड वर्किंग मतलब क्या, कि जो यहाँ पे वर्किंग टेम्पोरली स्टॉप्ड है। यहाँ क्या था, डिसकंटिन्यू था, किसी रीजन से प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया किसी रीजन से, और फिर चारों ओर से फेंसिंग करके बंद कर दिया गया, कोई आदमी वहां ना पहुंचे, ऐसा कर दिया गया है। लेकिन क्या है, दोबारा हम लोग काम कर सकते हैं, वो डिसकंटिन्यू हुआ। डिसयूज्ड मतलब क्या, टेम्पोरली स्टॉप्ड है, टेम्पोररी रूप से काम बंद कर दिया गया है, लेकिन एक्सेसिबल है। लेकिन वैसा प्लेस क्या रखा गया है, एक्सेसिबल रखा गया है, कि आदमी लोग वहां पे पहुंचे। जैसे कि क्या, कि मान लो सेक्शन 22 या 22A के तहत चीफ इंस्पेक्टर माइंस में आया, और उसको लगा
कि अरे यार ये लोग तो डिप्लेयरिंग स्टार्ट कर दिया है लेकिन आइसोलेशन स्टॉपिंग तो बनाया ही नहीं है, या पैनल सिस्टम वर्किंग तो क्रिएट ही नहीं किया है। तो बोल सकता है कि नहीं, पहले आप पैनल सिस्टम ऑफ पैनल बनाइए, आर्टिफिशियल पैनल ही बनाइए लेकिन बनाइए, उसके बाद आप डिप्लेयरिंग कीजिए। तो क्या कर दिया, वो टेम्पोररी रूप से काम वहां स्टॉप करवा दिया। क्या भैया आप काम बंद कीजिए, पहले स्टॉपिंग बनाइए। तो स्टॉपिंग कैसे बनेगा, जब आदमी लोग वहां पहुंचेगा तब तो बनेगा स्टॉपिंग या पैनल बनेगा। तब मतलब क्या है, एक्सेसिबल है। क्या है, एक्सेसिबल है। तो ये ध्यान रखना, डिसयूज वर्किंग क्या हो गया कि टेम्पोरली स्टॉप्ड लेकिन एक्सेसिबल है। और डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है किसी भी रीजन से लेकिन वो इनएक्सेसिबल रखा गया है। कि मान लो कुछ जमीन वगैरह का लफड़ा हो गया, फॉरेस्ट लैंड का क्लियर है कि वो जमीन था फॉरेस्ट का था, माइनिंग वाले बोल रहे हैं हमारा है। अब क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है माइनिंग किसी भी रीजन से। अब उस प्लेस को भी फेंसिंग करके रख दिया गया है कि वहां पे अभी हम लोग कुछ करना ही नहीं है, जो फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया है कि वहां पे कोई पहुंचे ही ना। अब है कि जब मामला फिर पूरा फाइनल होगा कि फॉरेस्ट लैंड है या अपना माइनिंग वाले का, अगर फॉरेस्ट वाले का रहेगा तो फेंसिंग किया हुआ ही रह जाएगा, लेकिन अगर माइनिंग वाले का रहेगा तो फिर फेंसिंग हटा के हम लोग दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूड का एग्जाम्पल हो गया। और डिसयूज का एग्जाम्पल क्या हो गया कि ये माइंस एक्ट, मतलब माइंस एक्ट का सेक्शन 22 22 ए के तहत अगर कुछ भी वो चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अगर वायलेशन देता है, तो अगर कोई वायलेशन दिया गया है, हम लोग को बोला है वायलेशन हटाना भी होगा ना, काम बंद कर दिए हैं टेम्पोररी रूप से, लेकिन क्या करना होगा, हम लोग उस वायलेशन को हटाना होगा। तो हटाने के लिए वहां पे पहुंच रखना जरूरी है, आदमी का पहुंचना जरूरी है। तो एक्सेसिबल है लेकिन टेम्पोरली स्टॉप्ड है, डिसकंटिन्यूड है लेकिन इनएक्सेसिबल है, और एबंडेंट क्या हो गया, जहां पे फ्यूचर में काम करने का कोई इरादा नहीं है। तो ये तीनों का डिफिनेशन तुम लोग को पता होना चाहिए, फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एबंडेंट माइन मिथेन, बार बार बोलते थे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, और आ ही गया एग्जाम में क्वेश्चन। पहला आता है कि एएमएम का फुल फॉर्म क्या है। एएमएम स्टैंड्स फॉर, अनाप शनाप ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे देगा ऑप्शन। तो जो लड़का नहीं पढ़ा हुआ रहता तो वो गलत ऑप्शन टिक करेगा, जो पढ़ा हुआ हो क्यों गलत ऑप्शन टिक करेगा। तो एएमएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, एबंडेंट माइन मिथेन। ठीक है। और सीएमएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, कोल माइन मिथेन। अब डिफिनेशन क्या है, एबंडेंट माइन मिथेन मतलब क्या, एबंडेंट से क्या नाम पता चल गया कि वो ऐसा माइन जहां फ्यूचर में भी काम करने का कोई इरादा नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस एबंडेंट माइन से अगर हम लोग जो मीथेन निकालेंगे ना, उस एबंडेंट माइन या उसके पार्ट से अगर हम लोग मीथेन निकालेंगे, हम लोग तो माइनिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइन वगैरह बिछा के हम लोग मीथेन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वही है, मीन से नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मेनली मीथेन को बुलाता है, या इनफ्लेमेबल गैस भी जो हो गया, तो नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम एबंडेंट कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ, ये एएमएम कहलाता है। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एएमएम मतलब क्या होता है। अब एक में क्या दे दे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दे दे एबंडेंट माइन मीथेन, ऑप्शन बी में दे दे ये डिफिनेशन दे दे, ऑप्शन सी में दे दे कुछ और दे दे, ऑप्शन डी में कुछ और दे दे। तुमको क्या टिक करना है, तुम लोग पता है कि एएमएम का फुल फॉर्म होता है एबंडेंट माइन मीथेन, लेकिन तुमसे क्या पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में कि एएमएम का मतलब क्या होता है, और तुमको डिफिनेशन वाला आंसर टिक करना हो कि एएमएम का मतलब क्या होता है, नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम एबंडेंट माइन, या उसके पार्ट से जो नेचुरल गैस रिकवर किया जा रहा है वो एबंडेंट माइन मीथेन कहलाता है। तो उसी तरीके से कोल माइन मीथेन क्या हो गया कि नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम ए कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ, कि नेचुरल गैस जो कोल माइन या उसके पार्ट से जो नेचुरल गैस निकल रहा है वो कोल माइन मीथेन कहलाएगा। ठीक है। तो ये दोनों का डिफिनेशन तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद और रखना है, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। एएमएम, सीएमएम, एबंडेंट वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, ये पांच में से फिर एग्जाम में तुमको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाला ही है। और तुम लोग जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो फिर अगर बाद में एसएसएल बीएसएल के बाद भी कोई एग्जाम होता है, दोबारा सब्सिडरी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो फिर से वो तुमको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, देखो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट
बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ये इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या है, तुमको इस फिगर से समझने की कोशिश करना होगा कि मान लो ये इनटेक है, ठीक है, ये इनटेक एयरवे हो गया, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, अब मान लो यहीं से तोड़ दी, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, ये इनटेक एयरवे है। इधर से क्या जाएगा, इनटेक इनटेक जाएगा, इधर से रिटर्न एयरवे निकल गया ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, सच पार्ट ऑफ ए माइन बिलो ग्राउंड, मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात हम लोग ओपन कास्ट में तो करेंगे नहीं, अंडरग्राउंड में करेंगे, कि सच पार्ट ऑफ है बिलो ग्राउंड माइन, ठीक है ना, जिसके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे। अब देखो, यहां से मान लो हवा आ रहा था, ये क्यों हवा जा रहा था, हवा जा रहा था जा रहा था, अब हवा क्या हुआ, यहाँ पे अगर मान लो ये हवा टोटल 100 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ रहा था, अब हवा यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे मान लो 60 इधर जाएगा तो 40 इधर जाएगा, अगर हम लोग अरेंजमेंट करके रखें, तो क्या है, ये मान लो ए हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये बी हो गया, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे क्या है, इसके पास, इस डिस्ट्रिक्ट के पास भी अपना इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे है, ये जो मेन इनटेक एयरवे है, इससे सेपरेट होकर क्या निकाल दिए हैं, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो गया, उसी तरीके से बी के लिए क्या है कि मेन इनटेक एयरवे से एक अलग इसके लिए एक इनटेक दे दिए हैं, तो वही हो गया इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कमेंसिंग फ्रॉम मेन इनटेक एयरवे, ये जो मेन इनटेक एयरवे है, मेन इनटेक एयरवे से एक नया इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, उसी तरीके से क्या है, इसका रिटर्न इधर से इधर जा रहा है, इसका रिटर्न इधर से इधर जा रहा है, कहीं तो मिक्स नहीं हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे वो कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है, ये जो मेन रिटर्न एयरवे है वहां पे जाके ये मिक्स हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है। तो उसी तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो गया, जो कमेंस कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेन इनटेक एयरवे से, और इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे वो टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, मेन रिटर्न एयरवे पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ये वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का डिफिनेशन होगा। और एंड क्या दिया हुआ, एंड इन द केस ऑफ ए माइन और पार्ट देयर ऑफ विच इज वेंटिलेटेड बाय नेचुरल मीन्स, तो उस केस में पूरा माइंस और पार्ट को हम लोग वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे या वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। मतलब एक डिफिनेशन तो ये हो गया। और क्या बोल रहा है कि अगर कोई माइंस या पार्ट जिसको हम लोग नेचुरली वेंटिलेट कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रकार कोई प्रकार का पंखा का यूज नहीं कर रहे हैं, एकदम नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है, तो उस केस में वो पूरा माइंस या उसका पार्ट जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है तो वो भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का डेफिनेशन ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन टेस्ट में है, लड़का लोग है ना, वहां मानो ऑप्शन दो दो लाइन का हो गया, तीन लाइन का ऑप्शन हो गया है, तो लड़का लोग कंफ्यूज कर जाता है, लड़का लोग पढ़ता नहीं है। लास्ट क्लास में बताया था कि लड़का लोग वहां पे क्या लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है, अरे यार क्या पढ़ना है इतना लंबा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना है, खाली खोजना क्या है कि इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन इनटेक एयरवे से, और इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, मेन रिटर्न एयरवे पे, यही तुमको खोजना है। अगर ये वर्ड जिस ऑप्शन में मिल गया, तुमको उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर देना है, एक मार्क्स ले लेना है, ठीक है। तो ये वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का डिफिनेशन हुआ। अब आता है ऑक्सिलरी फैन क्या होता है और बूस्टर फैन क्या होता है। ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया, सहायक पंखा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी फैन पहले कैसा हो सकता है, ये फोर्सिंग भी हो सकता है या एग्जॉस्ट टाइप का भी हो सकता है। जैसे घर में देखते हो ना, घर में क्या होता है, हम लोग किचन वगैरह में, बाथरूम वगैरह में जो फैन यूज करते हैं, कौन सा फैन बोला जाता है, वो एग्जॉस्ट फैन ही तो होता है। वो क्या कर रहा है, हवा किचन का खींच के वो बाहर फेंक रहा है, किचन का जो गर्म हवा है उसको खींच के बाहर फेंक रहा है, एग्जॉस्ट फैन हो गया। और वही हम किचन में फिर एक फैन लगा दें, किचन में एक फैन लगा दें, स्टैंड फैन लगा दें, कि रूम मतलब क्या करे, किचन के गेट पे लगा दे कि वो हवा खींच के किचन में देती है, फोर्सिंग फैन हो गया। तो उसे ऑक्सिलरी फैन क्या हो सकता है, उसी तरीके से फोर्सिंग फैन भी हो सकता है या एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है।
और ये कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है कि किसी भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का, कि ये मान लो एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग पैनल हो सकता है, ये मान लो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 पैनल हो गया, तो ये पैनल के अंदर जो फेस है, तो अगर फेस में हवा नहीं पहुंच पा रहा है, उस फेस में हवा नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस फेस को वेंटिलेट करने के लिए, वन और मोर फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए, जो एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट फॉर्म कर रहा है जो फेस, उस फेस को वेंटिलेट करने के लिए हम लोग वहां पे ऑक्सिलरी फैन का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, वो जनरली फेस को वेंटिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बूस्टर फैन क्या होता है, पहले क्वेश्चन आता है कि बूस्टर फैन यूज कहाँ होता है, तो बूस्टर फैन अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है, सरफेस पे यूज नहीं होता है, ठीक है। माइंस के जो सरफेस पे बूस्टर फैन यूज नहीं किया जाता है। तो बूस्टर फैन क्या है, जो बिलो ग्राउंड माइंस में यूज किया जाता है, और इसका पर्पस क्या है कि ये जो वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट इधर है, अब हमको इस डिस्ट्रिक्ट में हवा बढ़ाना है, तो हम लोग पे क्या करेंगे, बूस्टर फैन इंस्टॉल कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इधर प्रेशर बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ाएगा, इसके कारण क्या होगा, प्रेशर के कारण आर क्यू स्क्वायर होता है। प्रेशर एटकिंसन फॉर्मूला क्या होता है, आर क्यू स्क्वायर होता है। जब प्रेशर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, तो इधर हवा बढ़ा देगा जहाँ पे बूस्टर फैन लगाएंगे। तो बूस्टर फैन का यूज किया जाता है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, या रिटर्न में भी लगा सकते हैं या इनटेक में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के हवा को बूस्ट करने के लिए बूस्टर फैन का यूज किया जाता है, इंप्रूव करने के लिए बूस्टर फैन का यूज किया जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फेस होता है, फेस में हवा पहुंचाने के लिए ऑक्सिलरी फैन का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि बूस्टर फैन और ऑक्सिलरी फैन में क्या डिफरेंस है। बूस्टर फैन, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये डिस्ट्रिक्ट में अगर कम हवा पहुंचेगा, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में हवा अप्रूव इंप्रूव करने के लिए हम लोग बूस्टर फैन लगा देंगे। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फेस है, जो पैनल है, पैनल के अंदर जो फेस है, उस फेस में अगर हवा नहीं सही से पहुंच रहा, तो उस फेस में हवा पहुंचाने के लिए वहां पे ऑक्सिलरी फैन का यूज करेंगे। तो ये होता है बूस्टर फैन और ऑक्सिलरी फैन का डिफरेंस, या जो भी डिफिनेशन दिया हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में आ रहा है। अब मेरा मॉक टेस्ट में लड़का लोग हर एक बार क्वेश्चन गलत करता है और उसको रिपोर्ट कर देता है कि सर आप जो आंसर दिए हैं ना, गलत आंसर टिक किए हुए हैं, आप गलत आंसर दे दिए हैं। और हम ऑप्शन कहाँ से देते हैं, ऑप्शन हम सीएमआर से दिए हुए हैं, तो मेरा क्वेश्चन सही रहता है। लड़का लोग क्या करता है, टिक, ये बताओ, देखो बैंक्समैन का है, बैंक्समैन में क्या लिखा हुआ है, लोअरिंग एंड रेजिंग वर्ड यूज किया है। लेकिन ऑनसेटर में क्या किया हुआ है, रेजिंग एंड लोअरिंग वर्ड यूज किया हुआ है। देखो यहाँ पे ऑनसेटर में रेजिंग और एंड लोअरिंग वर्ड यूज किया गया है, और बैंक्समैन में लोअरिंग एंड रेजिंग वर्ड यूज किया गया, दोनों का उल्टा है सिर्फ। तो बैंक्समैन कहाँ होता है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के टॉप में यहाँ पे बैंक्समैन रहेगा। अब वो क्या करेगा, बैंक्समैन यहाँ रह के क्या करेगा, जो टब है, मतलब जो केज है, केज को नीचे भेजेगा यहाँ से पहले ये, और फिर ये ऊपर लाएगा। तो यही लोअरिंग एंड रेजिंग वर्ड ध्यान रखना कि बी, बैंक्समैन क्या करेगा, बी एल आर ध्यान रखना, बोलेरो होता है ना, तो बी एल आर ध्यान रखो कि बैंक्समैन उस टॉप में रहेगा, टॉप में रहेगा, और वहां से केज को नीचे जाते हुए देखेगा, फिर केज ऊपर आएगा। मतलब हम बता रहे हैं याद करने के लिए कि बी एल आर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ किसका, पर्सन, टूल्स और मटेरियल, और साथ में ट्रांसमिट सिग्नल करेगा, और वहां से वो रह के सिग्नल ट्रांसमिट करेगा हॉलेज रूम में, ठीक है ना, वाइंडिंग हॉलेज का जो रूम है वहां पे ट्रांसमिट करेगा। और ये कहाँ रहेगा, टॉप ऑफ द शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप पे रहेगा। तो बैंक्समैन क्या करता है, बैंक्समैन एक ऐसा पर्सन है जो टॉप में रख के वहां से सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और केज को नीचे, नीचे पहले नीचे वर्ड यूज किया है, लोअरिंग रेजिंग, लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन, टूल्स और मटेरियल को आते जाते देखेगा, जाते आते देखेगा। और ऑन सेटर कहाँ हो गया, ऑन सेटर क्या हो गया, ऑन सेटर तो नीचे रहेगा, पीट बॉटम में रहेगा, ठीक है, पीट बॉटम में रहेगा, या किसी भी इनसेट में रहेगा। मतलब ये शाफ्ट का, ये मान लो टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, बीच में कहीं जैसे मान लो जो लिफ्ट चलता है, तो लिफ्ट का क्या है, एक सबसे, तो मान लो 5
मतलब 5 तल्ला बिल्डिंग है, मान लो 5 तल्ला मॉल हो गया, 5th स्टोरी मॉल हो गया, तो एक ग्राउंड फ्लोर होता है या और एक टॉप फ्लोर रहेगा, और बीच में जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर क्या हो गया, वो इनसेट हो गया, एक तरीके से वो क्या हो गया, इनसेट हो गया। तो ऑनसेटर का क्या काम है, वो पीट बेटम में रहेगा, पीट बॉटम में रहेगा या इनसेट में रहेगा, और वहां से वो क्या देखेगा, नीचे है तो पर्सन मटेरियल टूल ऊपर जाते हुए दिखेगा, रेजिंग और लोअरिंग नीचे आते हुए देखेगा। तो रेजिंग एंड लोअरिंग ध्यान रखना, ORL, ORS होता है ना, ORS का घोल सब लोग लेते हो, याद रखो गर्मी का दिन है, ORS का घोल ना लेके ओरल घोल, मतलब ओरल मतलब क्या, मुंह से ही होता है ना घोल, तो मुंह से ही लेते हैं, ORL ध्यान रखो। ओ से ऑन सेटर हो गया, वो रेजिंग और लोअरिंग होते हुए देखेगा, रेजिंग एंड लोअरिंग। और बैंक्समैन क्या करेगा, लोअरिंग एंड रेजिंग, यही डिफरेंस है। और ये हम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं तो लड़का लोग रिपोर्ट करता है कि सर लोअरिंग हम देते हैं ऑप्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे, बैंक्समैन का डिफरेंस हम उतार देंगे यहाँ से यहाँ तक का, दे देंगे एक ऑप्शन में लोअरिंग एंड रेजिंग, एक ऑप्शन दे देंगे रेजिंग एंड लोअरिंग, एक ऑप्शन दे देंगे बोथ, और एक में दे देंगे नन। तो हमको सीएमआर के अकॉर्डिंग टिक करना है, तो क्या टिक करेंगे, लोअरिंग एंड रेजिंग टिक करेंगे, एल एंड आर वाला टिक करेंगे, ठीक है। और तुम लोग ये गलती नहीं करना। ये हो गया बैंक्समैन ऑन सेटर। ऑन सेटर कहाँ हो सकता है, पीट बॉटम भी हो सकता है, पीट बॉटम में भी रह सकता है या इनसेट में रह सकता है। इनसेट क्या होता है ये बताया ना, कि 5 तल्ला बिल्डिंग है, 5 तल्ला मॉल है, तो उसमें सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया, वो इनसेट हो गया। तो उसी तरीके से इनसेट मीन्स एक लैंडिंग या प्लेटफॉर्म शाफ्ट में, ठीक है, इंसेट मीन्स ए लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन ए शाफ्ट एंड इंक्लूड्स एन एक्सकेवेशन देयर फ्रॉम बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द शाफ्ट। मतलब इंसेट क्या हो गया, एक लैंडिंग हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया शाफ्ट में, और साथ में इसके अंदर क्या आता है कि पीट टॉप ये हो गया, पीट बॉटम यहाँ हो गया, और उस जगह से अगर हम लोग एक्सकेवेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं टॉप और बॉटम के बीच में, तो वो भी इंसेट कहलाता है। तो ये इंसेट का डिफिनेशन है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है बैंक्समैन ऑन सेटर, अभी WCL के एग्जाम में या इससे पहले जो CCL एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था, तो तुम लोग को ध्यान देना है। एवरेज आउटपुट क्या होता है, अभी देखना, बहुत जगह देगा ना कि जो क्वालिफिकेशन या अपॉइंटमेंट हम मैनेजर करते हैं तो एवरेज आउटपुट इतना होना चाहिए, 2500 टन पर मंथ होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग केस दिया हुआ था। एवरेज आउटपुट मतलब क्या, कि कैलेंडर ईयर का आउटपुट, फाइनेंशियल ईयर का आउटपुट, और कहाँ का आउटपुट। तो ये मान लो एक माइन का बाउंड्री है, ये मान लो एक माइन का बाउंड्री है, और इस माइन बाउंड्री के अंदर मान लो यहाँ भी माइन्स, एक इंक्लाइन यहाँ है, एक इंक्लाइन यहाँ है, मान लो इधर कहीं ओपन कास्ट वर्किंग जो भी है। तो किसी भी माइन बाउंड्री के अंदर जितना भी वर्किंग है, मान लो ये वर्किंग 1 हो गया, ये वर्किंग 2 हो गया, ये वर्किंग 3 हो गया, तो ये तीनों वर्क एक माइन बाउंड्री के अंदर जितने भी वर्किंग है, सभी वर्किंग से मिला के जो भी टोटल आउटपुट होता है, जो भी टोटल आउटपुट होता है पिछला 12 महीना, पिछला फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या हो गया, अभी जैसे जस्ट 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, और ये जाके कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2024 को कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाया। कैलेंडर ईयर क्या होता है, 12 महीने का पीरियड होता है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ये भी 12 महीने का टाइम होता है, ये भी 12 महीने का टाइम है, लेकिन ये 1 जनवरी को स्टार्ट होके 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाता है, जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, ठीक है। तो ये कैलेंडर ईयर हो गया, ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो एवरेज आउटपुट में क्या होता है कि किसी भी माइन बाउंड्री के अंदर जितना भी टोटल वर्किंग है, उस टोटल वर्किंग का जो एवरेज आउटपुट है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये एवरेज आउटपुट कहलाता है। मान लो इस तीनों वर्किंग का मिला के एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का टोटल आउटपुट मान लो 10 लाख टन हो गया, 10 लाख टन हो गया। तो एवरेज आउटपुट अगर निकालना रहेगा तो एवरेज आउटपुट क्या रहेगा, एवरेज आउटपुट पर मंथ, तो 10 लाख डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है। तो ये 80,000, 12 × 96, 8, 80,000 कुछ आएगा, मान लो 80-90 के बीच में कुछ जो भी हज़ार आएगा,
ये पर मंथ हो जाएगा, ये एवरेज आउटपुट कहलाएगा। एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हमेशा ध्यान रखना पिछला फाइनेंशियल ईयर का। मान लो अभी 23-24 स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग कौन सा फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे, 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उसमें पर मंथ टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है, पर मंथ जितना भी हुआ है टोटल में 12 से डिवाइड कर देंगे, पर मंथ का निकल जाएगा, यही एवरेज आउटपुट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।